नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है अभी का देवभूमि में। और बुलेटिन में सबसे पहले बात उत्तराखंड के नए सीएम की। जी हां, नए सीएम होंगे पुष्कर धामी। आपको बता दें कि विधायक दल की बैठक में नाम तय हुआ है। उधम सिंह नगर की खटीमा से विधायक हैं पुष्कर सिंह धामी। तीरथ सिंह रावत ने पुष्कर के नाम का प्रस्ताव रखा। कल शाम 5 बजे राजभवन में होगा शपथ ग्रहण समारोह। मुख्यमंत्री समेत मंत्रिमंडल कल ही लेगा शपथ। राजभवन में चल रही शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री पुष्कर धामी होंगे। देहरादून में बीजेपी विधायक दल की बैठक में पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री चुना गया। तीरथ सिंह रावत ने उनके नाम का प्रस्ताव किया, जिसका सभी विधायकों ने समर्थन किया। 45 साल के पुष्कर सिंह धामी खटीमा विधानसभा सीट से विधायक हैं और उत्तराखंड के सबसे युवा मुख्यमंत्री होंगे। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद पुष्कर सिंह धामी ने राज्यपाल बेबी रानी मौर्य से मुलाकात की और विधायकों के समर्थन का पत्र सौंपा। रविवार को शाम 5 बजे राजभवन में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ मंत्री भी शपथ लेंगे। विधायक दल की बैठक में केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में केंद्रीय मंत्री एनएस तोमर, राष्ट्रीय महासचिव डी पुरंदेश्वरी के साथ प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम भी मौजूद रहे। और फहीम तन्हा जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ। फहीम तन्हा, निश्चित तौर पर आज जो हुआ वो सबको इंतजार था, यानी कल रात से ही काफ़ी ज़ोर शोर से चर्चा शुरू हो गई थी, लेकिन ये चौंकाने वाला फैसला अचानक लिया गया। पुष्कर सिंह धामी जो अचानक से प्रकट हुए, हालांकि काफ़ी अनुभवी हैं, युवा नेता हैं और सबको बहुत उम्मीद है, लेकिन कई बड़े नाम हैं जिनको दरकिनार करके अचानक से पुष्कर सिंह धामी का नाम आया। क्या वजह है? निश्चित तौर पर देखिए, चौंकाने वाला नाम इसलिए कहा जा सकता है कि कई सीनियर लीडरों का नाम लिया जा रहा था जो दौड़ में थे और कहीं ना कहीं वो दिल्ली की लॉबिंग में लगे हुए थे मुख्यमंत्री पद को लेकर के। और ये जी। अभी नहीं, ये जब त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाया गया था, तीरथ रावत बने थे, तब भी उन लोगों का नाम काफी चर्चा में था। सीनियर लोग थे, लेकिन सबको अगर रेस के हिसाब से देखते हैं, जैसे कहा जाता है एक सामान्य बातचीत में, तो उस रेस में पुष्कर सिंह धामी ने सबको पछाड़ दिया। हालांकि यह अप्रत्याशित तौर पर जरूर है पुष्कर सिंह धामी का, क्योंकि सीनियरिटी के हिसाब से और कई लोगों का नाम आगे माना जा रहा था। लेकिन न पुष्कर सिंह धामी का इस रूप में काफी लोग इसको बड़ा अच्छा एक फैसला बता रहे हैं। और जो अभी तक की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, एक तो युवा चेहरा है और युवा अनुभव के तौर पर, युवा सोच के हिसाब से आगे बढ़ने की उन्होंने संकल्प भी प्रस्तुत किया है। अभी का मैं अपडेट दे दूं विद्या अपने दर्शकों को जी। कि अभी पुष्कर सिंह धामी बीजेपी कार्यालय गए थे। उससे पहले वो शहीद स्मारक गए थे, राज्य आंदोलनकारी शहीद स्मारक जो कलेक्ट्रेट में है, वहां पे उन्होंने नमन किया। उसके बाद बीजेपी कार्यालय गए और इस समय वो आरएसएस का जो मुख्यालय है, प्रदेश मुख्यालय, वहां वो गए हैं आरएसएस के पदाधिकारियों से मिलने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए। और उसके बाद वो बीजापुर गेस्ट हाउस रात तक पहुंचेंगे। तो ये उनका अभी का जो अपडेट है। ये दूसरी बात जो बात कही जा रही थी, जो आपने जो सवाल उठाया कि वो सबको पछाड़ करके आगे निकला है, निश्चित तौर पर ये उस रूप में देखा जा रहा है। लेकिन एक, माफ कीजिए, सकारात्मक तौर पर देखा जा रहा है कि वो क्योंकि युवा है, युवा जोश की उन्होंने बात एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने बात की कि चुनौतियों में अवसर देख करके आगे बढ़ा जाएगा और राज्य को विकास के रूप में के आगे लिया जाएगा, विकास के पथ पर। एक बात जो उन्होंने कही वो मुझे लगता है कि गौर करने लायक है, वो ये कि अभी तक जो निर्णय लिए गए हैं सरकार के, बीजेपी सरकार के, उनको आगे बढ़ाया जाएगा। तो ये कहीं नहीं बात है कि पिछले कार्यों को, ऐसा नहीं हो सकता है कि क्या 4.5 साल में, 4.25 साल में बीजेपी सरकार ने कोई काम ही ना किए हों, त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कोई काम ही ना किए हों या तीरथ रावत ने कोई काम ही ना किए हों। ऐसा मानना तो बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि 4.5 साल में कुछ तो काम किए हैं ना भाई। तो वो जो काम किए हैं उसको लेकर के उन्होंने संकल्प दोहराया कि आगे बढ़ेंगे। तो एक उम्मीद दिखाने की कोशिश की है आने वाले दिनों के लिए। और शायद मुझे लगता है कि आने वाले जो 8 महीने तकरीबन वक्त है, 7-8 महीने, जिसमें चुनाव से पहले के, उन चुनाव से पहले के इन महीनों में वो एक नजीर पेश करने की कोशिश करेंगे, ताकि 2022 के चुनाव में जब जनता के बीच में बीजेपी जाए तो कह सके कि हमारी सरकार ने ये किया और हमने अगर तीसरा मुख्यमंत्री दिया तो तीसरा मुख्यमंत्री ने इन 7 महीनों में ये भरोसा जताया है, ये भरोसा कायम किया है अपना प्रदेश की जनता में, और अब इसी चेहरे पर या इसी काम पर आगे आप हमको वोट दीजिए। ये बेहद अहम है बीजेपी के लिए, और इसलिए भी अहम है कि बड़ी चुनौती है,
बड़ा लक्ष्य है हासिल करने की। हालांकि वो सवाल अपनी जगह खड़े रहेंगे, विपक्ष हमलावर है, हम देख रहे हैं कि विपक्ष 2-3 दिन से हमलावर है। कल इस्तीफा होते ही बहुत तेजी के साथ विपक्ष ने बात कही कि 3-3 मुख्यमंत्री दे रही है, अस्थिरता करती है बीजेपी। पिछले भी गिनाए जा रहे हैं, जब खंडूरी निशंक और फिर खंडूरी लाए गए थे, उससे पहले के जब राज्य बना था तब 2 मुख्यमंत्री, ये सब गिनाए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से। तो विपक्ष को जवाब देना, विपक्ष के सवालों को, उनके आरोपों को भी जनता की नजर से हटाना, शांत करना और जनता की संतुष्टि, ये तमाम चुनौतियां रहेंगी। और मुझे लगता है कि पुष्कर सिंह धामी इन तमाम चीजों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। जाहिर सी बात है कि युवा जब कोई बात कहता है तो वो युवा एक पूरे उस ओज के साथ कहता है, उसकी बात का असर होता है। बिल्कुल। तो और एक महत्वपूर्ण अब ये भी है जी फ़हीम तन्हा जी, एक महत्वपूर्ण बात अब ये भी है कि क्या बीजेपी में खासकर एक नए कल्चर की शुरुआत होने जा रही है, क्योंकि तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं वो अपने पद पर हमेशा से बंधे रहते हैं और कोशिश रहती है कि उन्हीं में से चुना जाए, लेकिन अब सब कुछ को दरकिनार करके युवाओं को आगे आने का मौका दिया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए ये युवाओं को आगे बढ़ाने के अगर कल्चर के तौर पर देखते हैं, परंपरा डालने की बात के तौर पर अगर इसको देखते हैं, तो निश्चित तौर पर इसको कह सकते हैं कि युवाओं को आगे लाने की जो परंपरा, इसको शुरू कह सकते हैं उत्तराखंड में। और ये अच्छी पहल कही जा सकती है, क्योंकि राजनीतिक दलों में होता क्या है कि जो सीनियर लीडर होते हैं, बुजुर्ग होते रहते हैं, लेकिन वो अपने पदों पर रहते हैं। यानी अगर मंत्रिमंडल बनेगा, सरकार में मंत्री कोई भी हो एक राजनीतिक दल का, तो एक मोटे तौर पर पता रहता है कि कौन मंत्री बनने वाले हैं, कौन कौन रहेंगे, कैबिनेट में रहेंगे, राज्य मंत्री रहेंगे। ये सीएम की बात आती है तो फिर वही सीनियर लीडर के चेहरे सामने आते हैं कि ये सीनियर है। लेकिन अगर युवा चेहरा लाया जाता है तो इससे 2 बातें सामने आती हैं। एक तो ये कि भविष्य में युवाओं के लिए एक अच्छे विकल्प, अच्छे अवसर मिलेंगे राजनीति में आगे आने के लिए। और दूसरा ये कि युवा जब बात कहता है तो वो पूरे ओज के साथ, पूरे ऊर्जा के साथ कहता है, तो उसका एक प्रभाव अलग तरीके का पड़ता है। कहने का अंदाज अलग होता है, बात करने का, उसको इंप्लीमेंट करने का एक तरीका अलग होता है, तो वो भी एक असर जाता है। तो तमाम पहलू जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये सकारात्मक के तौर पर देखने की बात है। अगर नया सीएम आया है तो सीएम आया कैसे आया, नया तीसरा आया, चौथा आया, पहला, दूसरा, वो एक पॉलिटिकल चीजें हो सकती है, वो पहलू सवाल अपनी जगह हो सकते हैं, वो जनता के भी और विपक्ष के भी। लेकिन सीएम है, इस अस्तित्व को, इसके आगे इस सच्चाई को स्वीकारने के बाद हम आगे की बात करते हैं। तो हम नए सीएम से उम्मीदें तो बांधनी चाहिए ना, जनता को भी उम्मीदें बांधनी चाहिए, सरकार को, पार्टी, राजनीतिक दल को भी उम्मीदें बांधनी चाहिए। और जो नया सीएम कह रहा है उस पर भी सकारात्मक तौर पर महसूस करना चाहिए कि जो कह रहा है वही इंप्लीमेंट हो, ये उम्मीद की जानी चाहिए। और ये नए सीएम से भी अपेक्षा की जानी चाहिए कि जो आप कह रहे हो वो वास्तव में धरातल पर उतरे। इस पर भी आप कायम रहना, इस पर भी देखना। बहुत बहुत शुक्रिया। तो सीएम चुने जाने के बाद बोले पुष्कर सिंह धामी की पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है उसे निभाऊंगा। 2022 का चुनाव चुनौती नहीं अवसर है। मंत्रिमंडल को लेकर अभी कोई चर्चा नहीं हुई है। समाज के आखिरी व्यक्ति तक सेवाएं दूंगा, ये उन्होंने कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। आपको बता दें कि सीएम चुने जाने के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, यानी कि उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के तौर पर पुष्कर सिंह धामी जो होंगे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है केंद्रीय नेतृत्व की, उन्होंने सराहना की, उसे पूरे मजबूती के साथ निभाऊंगा। 2022 का चुनाव चुनौती नहीं बल्कि अवसर है। मंत्रिमंडल को लेकर अभी फिलहाल कोई चर्चा नहीं हुई है। समाज के आखिरी व्यक्ति तक सेवाएं दूंगा, ये भी कहा पुष्कर सिंह धामी ने। तो पुष्कर सिंह धामी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। जब उनका नाम तय हो गया उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने प्रदेश को लेकर, पार्टी को लेकर, केंद्रीय नेतृत्व को लेकर, इन तमाम मुद्दों को लेकर अपनी राय रखी, अपनी बातें कही। उन्होंने कहा कि जो जिम्मेदारी हमें दी गई है उसे बखूबी मजबूती के साथ निभाऊंगा। क्या कुछ कहा, सुनिए। हमारे सभी कार्यकर्ताओं का, विधायकों का, सांसदों का, आम जनमानस का, सबका धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिस पर मेरी पार्टी ने, जो मेरी माँ सदस्य है, जैसे हमारी जन्मभूमि है, मेरी माँ जिन्होंने मुझे जन्म दिया है, उसी प्रकार से मेरी पार्टी है जिन्होंने हमेशा मुझे एक बच्चे की तरह लगातार अपने आंचल में छांव देने का काम किया। और आज प्रदेश के मुख्य सेवक के रूप में मुझे जिम्मेदारी दी है। मैं अपने आप को निश्चित रूप से सौभाग्यशाली मानता हूं, क्योंकि हमारी पार्टी एक सामान्य कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी तक पहुंचाने वाली पहली पार्टी होती है।
हमारे यहाँ पर कोई इस प्रकार का नहीं है कि कोई पहले से राजनीतिक परिवार हो, कोई किसी प्रकार की कोई पृष्ठभूमि हो, लेकिन उसके बाद भी पार्टी में हमारे यहाँ इस प्रकार से कार्यकर्ता का विकास किया जाता है, उसका मैं एक आप सबके सामने उदाहरण हूँ। और निश्चित रूप से मैं संकल्प लेता हूँ कि मेरे उत्तराखंड के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक हमारी सरकार पहुँचेगी, हमारा शासन पहुँचेगा, हमारी सेवाएं पहुँचेंगी। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो पूरे देश के अंदर आज आप देख रहे होंगे कोरोना के समय में जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर 80 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को जो राशन देने की योजना है, चाहे हम वैक्सीन की बात करें, आज वैक्सीन देने की बात है। एक तरफ जहां दुनिया के दूसरे देश जो हमारे बीच में कोरोना वायरस लेकर आ रहे हैं, अपनी प्रयोगशालाओं में कोरोना वायरस का निर्माण कर रहे हैं, और वहीं विश्व बंधुत्व की भावना जो हमारी हमेशा से रही है, जो हमारा सनातन रहा है, कि उसको लगातार दूसरे देशों को भी, हमारे देश को तो दे ही रहे हैं। देश के अंदर आज 34 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है, और दुनिया के दूसरे देशों को भी हमारा देश वैक्सीन देने का काम कर रहा है। निश्चित रूप से जो उनका मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसको निश्चित रूप से हम चरितार्थ करेंगे। और जो हमारे सामने चुनौती है, हम सब लोग मिलकर, प्रदेश के जो हमारे मेरे सीनियर लोग हैं, जिन्होंने पहले कामों को आगे बढ़ाया है और जिन्होंने कुछ चीज़ों की आधारशिला रखी है, उन आधारशिलाओं को अंजाम तक पहुंचाने का काम मैं प्राणों से करूंगा। सर, शपथ का क्या कार्यक्रम है, कब तक का तय किया गया है, क्या कुछ है? शपथ का कार्यक्रम आज महामहिम जी को हम लोगों ने अपना जो प्रस्ताव है वो दे दिया है, और महामहिम जी की तरफ से जो भी निर्देश होगा उसके अनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी। सर, मंत्रिमंडल का स्वरूप कैसा होगा? क्या पुराना मंत्रिमंडल, उसमें किसी तरह के बदलाव, कुछ लोग ड्रॉप किए जाएंगे, पोर्टफोलियो बदले जाएंगे, क्या कुछ होगा? नहीं, अभी जल्दी सबको पोर्टफोलियो मिले हैं, उसके बारे में हमारा सबका अभी इसके बाद इस पर चर्चा होगी। अभी कोई चर्चा नहीं हुई है, अभी होमवर्क हुआ नहीं है। होमवर्क पूरा होने के बाद ही मैं इस बारे में कुछ कह पाऊंगा। सरकार के शेष 6 महीने बचे हैं, तो चुनौती आप मानते हैं 2022 सबसे बड़ी चुनौती होगी आपके सामने? निश्चित रूप से इस चुनौती को हम अवसर में बदलेंगे। मतलब ये आपदा है, इसे अवसर में बदलेंगे? हाँ, निश्चित रूप से मेरा ये लक्ष्य होगा कि हमारे जो भाई बेरोजगार हैं, हजारों लाखों की संख्या में, उनको कहीं ना कहीं रोजगार से जोड़ने का काम हो। और जो उसके लिए मैं युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए लगातार उसके लिए मैंने, चाहे वो विधानसभा का घेराव हो, चाहे हमारे रुद्रपुर में सिटकुल का घेराव हो, ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम हम लोगों ने जो है स्थानीय जो हमारे यहाँ के उद्योग हैं, उन उद्योगों में रोजगार मिले, सरकारी नौकरियों में उनको रोजगार मिले, उसके लिए लगातार आंदोलन किए हैं, उसको आगे बढ़ाएंगे। और सारे प्रदेश के युवा जानते हैं कि निश्चित रूप से उन युवाओं के विश्वास को और दृढ़ करने का काम हम करेंगे। प्रदेश नेतृत्व का, हमारे सभी कार्यकर्ताओं का, विधायक तो पुष्कर सिंह धामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कई अहम बातें की है। और सीएम चुने जाने के बाद पुष्कर धामी शहीद स्मारक पहुंचे। धामी ने राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि दी है। राज्य आंदोलनकारियों के सपनों को पूरा करेंगे, ये कहते हुए पुष्कर धामी बीजेपी कार्यालय पहुंचकर कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया है। तो आपको बता दें कि सीएम चुने जाने के बाद पुष्कर धामी शहीद स्मारक पहुंचे। धामी ने राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि दी। वहीं राज्य आंदोलनकारियों के सपने को पूरा करेंगे, ये उन्होंने वायदा भी किया है। तो पूरे देहरादून से लेकर खटीमा तक जश्न का माहौल है। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के तौर पर चुने गए हैं। कल उनका शपथ ग्रहण समारोह होगा और इसके बाद यानी आज उनका नाम चयन होने के बाद वो शहीद स्मारक पहुंचे, जहां धामी ने राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों के सपने को पूरा करेंगे। वहीं बीजेपी कार्यालय पहुंचकर भी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया। पुष्कर धामी के सीएम चुने जाने पर खटीमा में जश्न का माहौल है। आपको बता दें कि धामी की पत्नी ने हाईकमान का धन्यवाद किया है। पीएम मोदी और अमित शाह का आभार जताया, जनता को भी शुक्रिया कहा। धामी के मुख्यमंत्री बनने पर गांव वाले भी काफी खुश हैं। धामी का सीएम बनने का सपना पूरा हुआ। तो पुष्कर धामी के सीएम चुने जाने पर खटीमा में जश्न का माहौल है। धामी की पत्नी ने हाईकमान का धन्यवाद किया है। पीएम मोदी और अमित शाह का भी आभार जताया, जनता को शुक्रिया कहा।
धामी के मुख्यमंत्री बनने पर गांव वाले भी काफी खुश हैं और वहां पर जश्न का माहौल है। सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगी पार्टी हाईकमान का, पार्टी संगठन का, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का, माननीय श्री अमित शाह जी का, माननीय श्री राजनाथ सिंह जी का, माननीय श्री हमारे जेपी नड्डा जी का, सभी का और समस्त पूरी हमारे क्षेत्र खटीमा की जनता का, देवतुल्य जनता का, जिन्होंने हमें धामी जी को यहाँ से 2 बार का विधायक बनाया और उनकी योग्यता को देखते हुए आज पार्टी संगठन ने, पार्टी हाईकमान ने उन्हें ये दायित्व सौंपा है। और मैं ये भी कहना चाहूँगी जो भी इनको जिम्मेदारी मिली है उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए अपनी जो भी जिम्मेदारियां हैं उनसे ऊपर उठ करके वो कार्य करेंगे। बहुत खुशी हो रही है, बताइए। पिताजी नहीं देख पाए, बहुत वही दुख हो रहा थोड़ा, और बहुत खुशी हो रही है। बहुत दौड़ भाग हुई, बहुत परेशानी होती है, बहुत करता था, बहुत परेशान हुआ, बहुत देश के लिए बहुत मेहनत करता है, बहुत ही ज़्यादा, कभी प्रतिमा नहीं रहता कभी। आज हमारे सभी गांव वालों को बहुत ज़्यादा खुशी है कि हमारे बीच से इस सीमांत क्षेत्र से माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी जो मुख्यमंत्री बने हैं और उनका आज ये उनके हमारे ताऊ जी का जो सपना था आज जाके पूरा हुआ है मुख्यमंत्री बनने का, और हमारे बीच से ही निकले हैं और यहीं इसी लोकल में इधर पड़े हुए हैं। और आज बहुत ज़्यादा खुशी है सभी लोगों को और सारे उत्तराखंड वासियों को मैं बधाई देना चाहूँगा। बहुत ही खुशी की बात है, हमारे गांव से प्रधान मुख्यमंत्री बन गए, इससे और बड़ी खुशी की क्या बात हो सकती है। गांव के लिए बहुत बड़ी बात है। अच्छा, क्या कहते थे पापा आपसे कभी कि मैं सीएम बनूंगा? कितनी खुशी हो रही है बेटा पापा? बहुत। आप कौन है उनके? बेटा। क्या नाम है आपका? प्रभाकर सिंह धामी। अच्छा, और कितने भाई हैं आपके? एक। अच्छा। अच्छा, पापा कहते भी थे पहले कि मैं सीएम बनूंगा? हाँ जी। पहले कहते थे? हाँ जी। अच्छा, अब आपका भी क्या सपना है? मैं आईएएस ऑफिसर बनूंगा। आईएएस ऑफिसर बनोगे? हाँ जी। अच्छा, आपका नाम क्या है? दिवाकर सिंह धामी। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूज़ 1 इंडिया पर बोले कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह। उत्तराखंड के सियासी घटनाक्रम पर प्रीतम सिंह ने बातचीत की है। बीजेपी तीरथ सिंह रावत को चुनाव नहीं लड़ाना चाहती थी, नाकामियों को छुपाने के लिए संवैधानिक संकट का बहाना बनाया, यानी विपक्ष का निशाना भी लगातार जारी है। भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा उजागर हुआ है। प्रीतम सिंह ये कहते हुए मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जनता सिर्फ 2022 का इंतजार कर रही है, कांग्रेस किसी असमंजस में नहीं है, नेता प्रतिपक्ष का चयन जल्द हो जाएगा। उत्तराखंड में सियासी संकट का हवाला देकर बीजेपी अपने 5 साल के कार्यकाल में तीसरा मुख्यमंत्री देने जा रही है। 6 महीने में महज चुनाव हैं, इसके कांग्रेस की नजर से क्या कुछ सियासी समीकरण है, बात करने के लिए हमारे साथ प्रीतम सिंह जी हैं, पीसीसी अध्यक्ष। सर, 5 साल के 4.5 साल में तीसरा मुख्यमंत्री। देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड राज्य के अंदर राजनीतिक अस्थिरता लाने का काम किया और उत्तराखंड को एक प्रयोगशाला के रूप में प्रस्तुत करने का काम किया है, मैं समझता हूँ वो कदापि उचित नहीं है। एक राजनीतिक अस्थिरता लाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड के लोगों ने जो उसको मैंडेट दिया था उसका अपमान करने का काम किया है। संवैधानिक संकट का हवाला देकर के जिस तरीके से तीरथ सिंह रावत जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उन्होंने प्रेस को कहा और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने प्रेस को कहा है, वो कदापि उचित नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने 10 मार्च को जो है मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने का काम किया और 10 मार्च को शपथ लेने के बाद सल्ट का विधानसभा उपचुनाव हुआ था, वो उस उपचुनाव को लड़कर के सदन के सदस्य बन सकते थे और जो संवैधानिक संकट है इससे भी बचा जा सकता था। लेकिन भाजपा का राष्ट्रीय नेतृत्व नहीं चाहता था कि तीरथ सिंह रावत जी जो है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने रहे, इसलिए उन्होंने जो है ये षड्यंत्र किया और आज 4 महीने में ही उनकी विदाई हो गई है। मैं समझता हूँ राजनीतिक अस्थिरता के साथ साथ ये भाजपा का जो चाल चरित्र चेहरा है वो उजागर हो चुका है। बिल्कुल, ये थे प्रीतम सिंह जी जिन्होंने साफ तौर पर कहा
कि कांग्रेस आपदा में अवसर नहीं खोजती, बल्कि वो अवसर खुद भाजपा ने मुहैया कराया है। अगर आप 3-3 मुख्यमंत्री बदलेंगे, अस्थिर सरकार देंगे, तो उसका फायदा किसी न किसी राजनीतिक दल को तो होगा ही। वीडियो जर्नलिस्ट लोकेश के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, न्यूज़ वन इंडिया, दिल्ली। वहीं कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी ने न्यूज़ वन इंडिया से खास बातचीत की है। उत्तराखंड के सियासी घटनाक्रम पर देवेंद्र यादव ने खास बातचीत की। कांग्रेस जब विपक्ष में रहती है तो नाकामियों को मजबूती से उठाती है, ये कहते हुए देवेंद्र यादव, कांग्रेस जनता के विकास के लिए काम करती है। 4 साल में 3 मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी ने जनता को छला है। 4.5 साल के कार्यकाल में जमकर भ्रष्टाचार हुआ है। कांग्रेस मजबूत चेहरा उत्तराखंड को देगी। 2022 में क्या कुछ कहा, सुनिए। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव जी हैं। सर, जिस तरीके से तीरथ सिंह रावत का इस्तीफा हुआ, वो राजनीतिक स्थितियां क्या कांग्रेस के अनुकूल हैं? निश्चित ही कांग्रेस हमेशा कोई जब विपक्ष में रहती है तो नाकामियों को मजबूती से उठाने का काम करती है। वहीं जो लोगों की ज़रूरत होती है, उनके दुख में, उनकी परेशानियों में शामिल होने का काम करती है। और ये मैं इस परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूँ कि 4.5 वर्ष पहले जब उत्तराखंड के लोगों ने एक मैंडेट दिया भारतीय जनता पार्टी को, एक मजबूत सरकार बना के दी, तो उम्मीद की थी कि भ्रष्टाचार कम होगा, उम्मीद की थी कि जो वहाँ पे बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिलेगा, उम्मीद थी जो विकास के काम कांग्रेस पार्टी ने शुरू किए थे उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। देवेंद्र जी, सबसे बड़ी बात यह है कि एक स्थायी चेहरा दे पाने में बीजेपी नाकाम रही, लेकिन क्या कांग्रेस को स्थायी चेहरा लेकर के 2022 के चुनाव में जाएगी या समेकित जिम्मेदारी के साथ आप जाएंगे? कांग्रेस हमेशा से एक स्थायी नेतृत्व देने का काम करती है। आप देखेंगे कि जहां ये 20 साल का जो समय इस दौरान बीता है, उसमें 10 साल कांग्रेस को मौका मिला सेवा करने का। मात्र 3 मुख्यमंत्री हमारे रहे। आज मात्र 9 साल के समय के दौरान इनका 8वां मुख्यमंत्री तैयार है। अपने आप में दर्शाता है कि किस तरीके की सोच के साथ ये काम करते हैं। लेकिन कांग्रेस अपने कंफ्यूजन से अभी उबर नहीं पाई। अभी एलओपी आप जो है तय नहीं कर पाए। फॉरवर्ड प्लानिंग क्या होगी, इसको लेकर के अभी कांग्रेस की नीति स्पष्ट नहीं है। किस पॉलिसी के साथ वो मुकाबला करेगी, वो तमाम चीज़ें हैं। कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है। एक जो पोस्ट माननीय इंदिरा जी होल्ड करती सीएलपी लीडर के, वो आज वेकेंट हुई है। तो हमारे अंदर जो कांग्रेस का एक विचार होता है, वो डेमोक्रेटिक तरीके से सबकी राय जानकर, सबसे सलाह करने के पश्चात हमने मौजूदा विधायकों से बात की, एक्स एमएलए से बात की, हमारे सभी नेताओं से बात की है और केंद्रीय नेतृत्व को हमने उससे अवगत कराया। थैंक यू सो मच। तो बिल्कुल ये थे देवेंद्र यादव जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस अपनी नीतियों के साथ आगे बढ़ेगी और सबसे बड़ी बात यहाँ बात चेहरे की नहीं है, बात मजबूत नेतृत्व की है और कांग्रेस मजबूत नेतृत्व देगी। वीडियो जर्नलिस्ट लोकेश के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, न्यूज़ वन इंडिया, दिल्ली। और इसी के साथ ही देवभूमि में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहे न्यूज़ वन इंडिया के साथ। नमस्कार।